सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए इतिहास की क्लास में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हिस्ट्री फॉर द बीपीएससी एग्जामिनेशन। और थोड़ा सा पहले हम चर्चा करेंगे क्या है बीपीएससी का सिलेबस। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग क्या कह रहा है अपने सिलेबस के अंदर, उस सिलेबस के अनुसार कैसे चीज़ें हमको पढ़नी है, किस प्रकार के सवाल आए हुए हैं, और एक दो टॉपिक्स को हम टच करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम आगे बढ़ रहे हैं टॉपिक के साथ ही। बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसने जो अपना ऑफिशियल सिलेबस घोषित किया है, पाठ्यक्रम घोषित किया है, अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस, उस पाठ्यक्रम के अनुसार जब हम देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा में तो बहुत स्पष्ट वो सिलेबस ऐसा देखने को कम मिलता है। स्पष्ट यानी कि कुछ कुछ उन्होंने बिंदु वहां पर लिखे हुए हैं जिसके माध्यम से फिर हमको सिलेबस को डिजाइन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये पाठ्यक्रम, दिस इज फ्रॉम द नोटिफिकेशन ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो अधिसूचना है वहां से हमने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्रारंभ में वो क्या लिखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, वी कैन से द सेलिएंट फीचर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड हिस्ट्री ऑफ बिहार। अब खाली ये दो शब्द लिख करके छोड़ दिया, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास, दैट्स इट। उसके बाद अगले पैराग्राफ में अगर हम देखते हैं, जब वहाँ पर वो चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर क्या कह रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, दैट इज द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन दैट फ्रीडम मूवमेंट। तो यहाँ पे शुरुआत में खाली इतिहास की बात की है, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन, फ्रीडम मूवमेंट की भी बात कर ली है। यानी कि ये अलग से मेंशन है। हमको ओवरऑल भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास तो पढ़ना ही है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, लेकिन साथ में फ्रीडम मूवमेंट का जो पूरा टॉपिक है, फ्रीडम मूवमेंट का जो पूरा फेज है, उसमें से सवाल अधिक आएंगे, आने की संभावना ज़्यादा है। इसका इशारा उसने एकदम पाठ्यक्रम के अंदर दे दिया है। इसी प्रकार थोड़ा सा जब हम डिटेलिंग करते हैं इसकी तो आगे ध्यान में आता है, इसी पाठ्यक्रम के अंदर लिखा हुआ है कि इतिहास के अंतर्गत विषय के, अब बहुत ध्यान से पढ़ने वाला मामला है यहाँ पर, एक सामाजिक, दैट इज सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, पॉलिटिकल, इन द रेफरेंस ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। इतिहास के अंतर्गत विषय के, यानी कि जो इतिहास है, चाहे वो प्राचीन भारत का इतिहास हो, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, आधुनिक भारत का इतिहास हो या राष्ट्रीय मूवमेंट हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यानी कि यदि हमें केवल सन याद है, अलग अलग घटनाएं याद हैं, उतना पर्याप्त नहीं है। आप में से जो विद्यार्थी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सामान्यतः बहुत बार क्या होता है कि इतिहास मतलब केवल तथ्य, केवल घटनाएं, केवल व्यक्तियों की जानकारी नहीं। इतिहास केवल उतना नहीं होता है। ये ठीक बात है कि इतिहास के बारे में मैं अक्सर क्लास में कहता हूं, देयर आर टू आईज ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की दो आंखें होती हैं, वन इज टाइम, समय, सेकंड इज ज्योग्राफी, भूगोल। यानी कि एक तो आपको क्रोनोलॉजी, कालखंड पर अच्छी कमांड होनी चाहिए, कौन सी चीजें किस कालखंड से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो कोई राजनीतिक घटना हो। जैसे ही बात की जा रही है मौर्य युग, आपको ध्यान में आना चाहिए किस समय की बात की जा रही है। किसी ने बोला द गुप्ता एज और द गुप्ता एम्पायर, तुरंत क्लिक करना चाहिए माइंड में। किसी ने बोला द ह्वेनसांग विजिटेड इंडिया, ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की, किस समय में यात्रा की, ध्यान में आना चाहिए अपने को। ठीक है,
यहाँ पर वो कहना क्या चाह रहा है कि इतिहास मतलब ठीक है, टाइम तो पता ही होना चाहिए, लेकिन चीज़ों का सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है, समाज कैसा था, सोसाइटी कैसी थी उस समय की, आर्थिक परिप्रेक्ष्य क्या है, किसी भी शासन में उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, और उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है, प्रशासन कैसा था, राज्य या देश या वो साम्राज्य किस प्रकार से राजनीतिक रूप से संगठन था, व्हाट वाज द पॉलिटिकल यूनिट एट दैट टाइम, प्रोविंसेस थे, प्रांत थे कि नहीं थे, जिले थे कि नहीं थे, अधिकारी किस स्तर पर नियुक्त हुआ करते थे, आदि आदि। ये सब विषय जो है ये हमको पढ़ने होंगे। अब धीरे धीरे करके इसको हम कहते हैं सिलेबस का अनफोल्डमेंट, यानी धीरे धीरे सिलेबस का एक एक पक्ष सामने हमारे आ रहा है। ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस जो बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में अपनी अधिसूचना के अंतर्गत दिया हुआ है। इसमें वो आगे जोड़ते हैं कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत, अभी यहां से नेक्स्ट चीज स्टार्ट होती है, क्या कह रहे हैं, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन यानी फ्रीडम मूवमेंट के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, दैट इज जो 19th सेंचुरी है, 19वीं शताब्दी या 19वीं सदी। अभी जब हमने लिखा है 19वीं सदी, इसका मतलब बात की जा रही है 1801 से लेकर के 1900 के बीच की। कब तक की बात की जा रही है? 1800, आई होप दिस कलर इज मच विजिबल, यस, 1801 से लेकर के 1900 के बीच की। तो जो 19वीं शताब्दी है उसमें पुनरुत्थान हुआ है, पुनरुत्थान यानी कि राइज हुई है, भारत का पुनरुत्थान हो रहा है, राइज या अपलिफ्टमेंट हो रहा है। तो जो अपलिफ्टमेंट हुआ, जो पुनरुत्थान हुआ, उसका स्वरूप क्या था? तो हम यहाँ पर राष्ट्रवाद की बात करेंगे, किस प्रकार 19वीं शताब्दी में भारत के अंतर्गत सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुए, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट शुरू होते हैं, उनका स्वरूप क्या था, उनका स्वभाव क्या था, किस पर फोकस था। महिला शिक्षा की बात की जा रही है, विधवा पुनर्विवाह को शुरू करने की बात की जा रही है, आदि आदि। ठीक है, तो एक तो इसकी बात कर रहा है वो। आगे कहता है राष्ट्रीयता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म एंड स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बहुत हम्बली वो कह रहा है कि द फ्रीडम मूवमेंट सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, और वी कैन से, वो क्या कह रहा है कि जो फ्रीडम मूवमेंट है, सॉरी नेशनल मूवमेंट, या बहुत स्पष्ट उसने लिखा है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन है, नेशनल मूवमेंट है, उसने कहा इससे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। द फर्स्ट वन इज 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, 19th सेंचुरी पुनरुत्थान, यानी कि सामाजिक धार्मिक सुधार, अलग अलग प्रमुख नेता, चाहे वो राजा राम मोहन राय हों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों, हेनरी विवियन डेरेजियो हों, इन सब की बात की जाएगी। दूसरा वो कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म या नेशनैलिटी। उसने राष्ट्रीयता शब्द का प्रयोग किया है कि राष्ट्रीयता का विकास किस प्रकार हुआ। अब जब बात राष्ट्रीयता की आएगी तो उसमें अलग अलग रिवॉल्ट आ जाएंगे हमारे। इसमें किस प्रकार किसान यानी पीजेंट्स और किस प्रकार अलग अलग ट्राइब्स, जनजातियां, वो ब्रिटिश नीतियों से कैसे परेशान है, कैसे रिएक्ट कर रही हैं, अपने रिवॉल्ट्स कर रही हैं। रिवॉल्ट्स को करते हुए जब ब्रिटिश नीतियां किसानों का शोषण करेंगी, आदिवासियों का शोषण करेंगी, भारत के उद्योग को बर्बाद करना शुरू करेंगी, तो किस प्रकार इन सब चुनौतियों के कारण, आधुनिक शिक्षा के कारण, जागरूकता के कारण धीरे धीरे भारत में नेशनलिटी का विकास हो रहा है, राष्ट्रवाद का विकास हो रहा है। क्यों? क्योंकि इससे पहले ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल साम्राज्य के समय तक, उस समय राष्ट्रवाद या हम सब भारत के नागरिक हैं, वी ऑल आर द पीपल और सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भाव तो कम था। कोई
किसी एक साम्राज्य से खुद को जोड़ता था, कोई किसी राज्य से, मैं मराठा हूं, मैं बंगाली हूं, मैं मद्रासी हूं, है ना। तो जो पहचान थी वो तुलनात्मक तौर पर छोटी थी, देयर वाज स्मॉल आइडेंटिटी कंपैरेटिवली। दैट मीन्स व्यक्ति या भारतीय लोग खुद को भारतीय, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, आसाम से लेकर के गुजरात तक, हम सब भारतीय हैं, ये भाव नहीं था। अभी ये भाव नहीं है तो हो क्या रहा है, अगर किसी विदेशी शक्ति ने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण भी किया तो वहां के राज्य और नागरिक को क्या लग रहा है कि भैया वो तो अटैक उनके ऊपर हुआ है, हमें क्या मतलब, क्यों, क्योंकि उसके लिए विदेशी है वो भी। जबकि होना क्या चाहिए कि ठीक है हम सब पॉलिटिकली अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग राज्य हैं, बट अल्टीमेटली हम सब एक राष्ट्र के भाग हैं। तो राष्ट्र के भाग हैं ये तो मानते थे, लेकिन पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से फ्रेगमेंटेड थे, बटे हुए थे। सांस्कृतिक रूप से भारत एक रहा है हमेशा से, राजनीतिक रूप से बटा हुआ था। और यहाँ पर इस फ्रीडम नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत जो दूसरी बड़ी बात हुई वो क्या हुई, नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता का विकास हुआ। क्यों, अब हम सबका शत्रु या जिसके कारण हम परेशान हैं वो साझा है, कौन, ब्रिटिश शासन। चाहे वो पंजाब का किसान परेशान हो, या पंजाब का उद्योगपति, या फिर बंबई का उद्योगपति परेशान हो, चाहे बंगाल के नवाब को हटाया हो या अवध के नवाब का शासन छीना गया हो, ये सब करने वाला कौन है, ब्रिटिश शासन। और सांझे शत्रु, कॉमन एनिमी, इसने हमको मिलाना शुरू किया। ओके, तो कैसे नेशनलिटी का डेवलपमेंट होता है, इसमें शिक्षा भी आएगी, इसमें ब्रिटिश प्रशासन भी आएगा। ब्रिटिश प्रशासन ने एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, उससे क्या हुआ, नए कानून का डेवलपमेंट हुआ, उन कानूनों ने हमको जोड़ा, उनके प्रशासन ने पूरे देश को जोड़ दिया, ऐसे तमाम चीजें होंगी, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज, तीसरी बात जो वो कह रहा है वो सीधे सीधे क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति, दैट इज द फ्रीडम मूवमेंट। या स्वतंत्रता आंदोलन। यानी कि कांग्रेस की स्थापना के बाद जब धीरे धीरे हम लोग स्वराज से पूर्ण स्वराज की तरफ बढ़ने लगते हैं, उसके लिए संघर्ष होते हैं, जन आंदोलन चलते हैं, चाहे वो गांधी जी से पहले की अलग अलग गतिविधियां रही हों, क्रांतिकारी गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां, या फिर गांधी जी के टाइम की गतिविधियां रही हों, द एक्टिविटीज ऑफ प्री गांधीयन एरा और गांधीयन एरा। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट, इसमें इन तीन पक्षों को अधिक पढ़ना है, ऐसा हमको ये सिलेबस प्रीलिम्स का बीपीएससी का बता रहा है, ठीक है। तो एक तो उसने क्या कहा है, हमको पूरा भारत का इतिहास पढ़ना है, हमको बिहार का इतिहास पढ़ना है, फिर इन दोनों इतिहासों के अंतर्गत जब हम पढ़ रहे होंगे तो उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्ष को अलग से ध्यान रखना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्ष। फिर वो कह रहा है कि तीसरी बात क्या होगी, नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट में इन तीन बातों का ध्यान रखना है, ठीक हो गया। तो ये हमारा हो गया प्रीलिम्स का सिलेबस हो गया। अभी आपको काफ़ी कुछ शब्द हो सकता है, बहुत सारे शब्द जो बता रहा हूँ वो आपने सुने हुए हूँ, बहुत सारे शब्द नए सुन रहे हूँ, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे सिलेबस में। अभी इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ध्यान में आता है मेंस का सिलेबस। तो मेंस का सिलेबस में वो बहुत उसने स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो पेपर 1 है, देयर आर 3 प्रोमिनेंट टॉपिक्स। उसमें जो पहला टॉपिक है वो क्या है, भारत का इतिहास, आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, ये उसने दिया। फिर आगे डिटेलिंग की है उसकी, उसको विस्तार दिया है उसने। तो विस्तार क्या कह रहा है, आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ में, यानी कि इंडियन हिस्ट्री तो पढ़नी ही है बट इन द स्पेशल रेफरेंस ऑफ बिहार, इसीलिए हम बिहार का इतिहास पूरा अलग से ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो कहता है पत्र 1 में, दैट मीन्स पेपर 1 में, आधुनिक भारत के इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग, अब सिलेबस को डिफाइन कर रहा है वो कि इसका मतलब क्या है। ओके, देखो दोस्त, मैंने बार बार कहा है कि, और जब भी मैं कक्षाएं शुरू करता हूं, लेक्चर की शुरुआत करता हूं, बैचेस की नई शुरुआत होती है, तो हमेशा सबसे पहली बात यही होती है कि देखिए भाई, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यानी पाठ्यक्रम एवं पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्न,
ये दो चीज़ें हमारे लिए, जैसे हम लोग घोड़ा देखते हैं तो घोड़े के साइड में दो फ्लैप लगे होते हैं, दो इस प्रकार ऐसे टूल्स लगे होते हैं। किस लिए होते हैं वो? ताकि घोड़ा एक दिशा में फोकस रहे। तो सिलेबस यानी पाठ्यक्रम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यानी पहले के वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र, ये दो हमारे लिए क्या है? ये दो हमारे लिए फ्लैप हैं। ये दो रास्ता डिसाइड कर रहे हैं हमारा, हमको भटकाव नहीं आने देंगे वो, क्योंकि अल्टीमेटली अंततोगत्वा हमको विषय को पढ़ करके समझ करके आंसर लिखना है और सिलेक्शन लेना है पब्लिक सर्विस कमीशन में। आपको पीएचडी नहीं करनी इतिहास के ऊपर, ठीक है? कई सारे बच्चे सोचेंगे सर बिना जाने समझे अच्छे से पीएचडी मतलब कैसे निकलेगा? बिल्कुल, विषय पर कमांड करनी है। कमांड करना एक बात होती है, विषय की विशेषज्ञता हासिल करना दूसरी बात होती है, ठीक है? हमें कमांड करना है। वी डू नॉट नीड टू रिक्वायर एनी स्पेशलाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पर वो सिलेबस पे एक्सप्लेन कर रहा है मेंस के अंतर्गत कि पहली बात तो क्लियर कि मेंस में ज़्यादा भाग किसका आएगा? तो ज़्यादा भाग आएगा आधुनिक इतिहास का, ठीक है? वो कहता है कि अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से, सो व्हाट इज द सेंट्रल और द मिड 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी इज 1850। दिस इज द मध्य भाग ऑफ 19वीं शताब्दी, मिड ऑफ 19th सेंचुरी, क्योंकि 19वीं शताब्दी 1801 से लेकर के 1900 ईस्वी तक है। तो कह रहा है उसके मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्र, नेहरू से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। इसका मतलब यहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ से क्या शुरू करना है? इस समय तक भारत के बहुत बड़े भाग पर अंग्रेजों का राज स्थापित हो चुका है। छोटे छोटे राज्य रजवाड़े हुआ करते थे, लोगों में असंतोष पैदा हो गया है अंग्रेजों की नीति के कारण, जिसका परिणाम हमको देखने को मिलता है किसके फॉर्म में? रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के फॉर्म में। तो वो कह रहा है यहाँ से शुरू करना है आपको, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत यहाँ से शुरुआत मानी जाएगी। तब देश की परिस्थितियाँ कैसी थी, किन नीतियों के अंतर्गत अलग अलग देसी रजवाड़ों यानी प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज किया गया था, विलय किया गया था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, और कैसे यहाँ से भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थायी रूप से स्थापना करना शुरू करते हैं। क्योंकि 1857 के विद्रोह से पहले भारत में कंपनी का शासन हुआ करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्ड ऑन इंडिया, जबकि 57 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारत में अब ब्रिटिश क्राउन का शासन हो जाएगा, यानी सीधे सीधे ब्रिटेन के जो सम्राट हैं, ब्रिटिश मुकुट है, उसके अंतर्गत भारत आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से बड़ा बदलाव होता है। तो कहता है कि से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ, यानी कि जैसे जैसे यहाँ से इतिहास आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे 57 के बाद जो जो घटनाएं होती चली गई हैं, चाहे वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हो, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हो या आर्थिक परिप्रेक्ष्य में हो, सबकी बात करनी है। तो घटनाओं की बात, और साथ साथ उसने 3 नाम मेंशन किए हैं, गांधी, रविंद्र और नेहरू। रविंद्रनाथ ठाकुर की बात की जा रही है, टैगोर की बात की जा रही है ना? तो ये संकेत है कि भैया जो प्रमुख व्यक्ति हैं इस पूरे फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े हुए, उनकी चर्चा भी की जाएगी, क्योंकि गांधी, रविंद्र, नेहरू ये कुछ बड़े नाम हुआ करते हैं, वो उसने वहाँ पे संकेत के रूप में रख दिया है। इसका मतलब तमाम बड़े लोग, चाहे वो भारत के हों चाहे वो बिहार के हों, हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। आगे वो कहते हैं, बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत के आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे। दैट मीन्स जब हम बिहार की हिस्ट्री पढ़ेंगे अलग से, तो केवल इसमें ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं, तो किस तरीके से इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन या वेस्टर्न एजुकेशन का विकास हुआ, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन का विकास हुआ, उससे जुड़े सवाल भी आएंगे। यानी कि अलग अलग डायमेंशन हमको कवर करना है, ठीक है? आगे वो कहता है कि इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जो है, उसमें व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार, बिहार से किन किन नेताओं ने उसमें सहभागिता की, जो अलग अलग आंदोलन चले, बिहार में उन आंदोलनों की गति कैसी थी, हाउ वाज द इम्पैक्ट ऑफ दैट मूवमेंट इन द बिहार एट दैट टाइम, हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर्स फ्रॉम द बिहार,
तो ऑब्वियस सी बात है, हम ये सब पढ़ रहे होंगे तो बाकी सब पढ़ते पढ़ते हमको राजेंद्र बाबू की बात ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्यों? बिहार से जुड़े हुए हैं। ऐसे तमाम नेता, स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, जिन्होंने 57 से लेकर के बाद की घटनाओं में प्रमुख भूमिका निभाई है, चाहे बिहार में रहकर या बिहार से जुड़े हुए और देश भर में नेशनल लेवल पर, ऑन द लेवल ऑफ ऑल इंडिया, पैन इंडिया, अखिल भारतीय स्तर पर, उन सब की चर्चा हमको करनी होगी। ठीक है, आगे वो और डिटेलिंग दे रहा है। ये प्रश्न मुख्यतः संथाल विद्रोह, बिहार में 57 का बिरसा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से पूछे जाएंगे। तो यानी कि जितने भी प्रमुख आंदोलन हुए हैं, जनजातीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, उस सबसे सवाल पूछे जाएंगे, ऐसा वो कह रहा है। अब इसके बाद शुरू होता है दूसरा सेक्शन का एक्सप्लेनेशन। सेकंड सेक्शन वाज द इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति। तो यहाँ पर कहते हैं वो कि परीक्षार्थियों से आशा की जाती है, एस्पिरेंट्स यानी कि आप सबसे, कि वे मौर्य काल, पाल काल की कला, पटना कलम चित्रकला की विशेषताओं से परिचित होंगे, एसेट्रा एसेट्रा। यानी कि आर्ट एंड कल्चर में कह रहा है कि बाकी सब जानना, बिहार से जुड़ी चीज़ें भी जानना। क्यों? पाल शासन बंगाल के आसपास, बंगाल बिहार में ज़्यादा हुआ करता था। मौर्य काल भैया शुरू ही बिहार से हुआ है। प्रारंभिक बड़ी राजधानियाँ सारी कहाँ थी? बिहार में। मगध वॉज द सेंटर ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री। प्राचीन भारत का मुख्य केंद्र तो मगध ही है। पूरा प्राचीन भारत में राजधानी सारी कहाँ पर रही है? मगध में रही है। मगध, गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र। तो फोकस उस समय करना पड़ेगा ना अपने को। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई सिलेबस की। तो इसका मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जब बात सिलेबस की हो रही है तो हमको पूरे भारत का इतिहास पढ़ना है, कुछ हिस्सों पर अधिक जोर देना है। एक बात, पैरेलली जब बिहार का इतिहास पढ़ेंगे तो उसको भी तीनों सेंस के अंदर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कला संस्कृति, इस सब सेंसेस के अंदर पढ़ना है। और तीसरा, सर्वाधिक फोकस कहाँ पर होना चाहिए पूरे इतिहास के अंदर? तो वो फोकस फ्रीडम मूवमेंट यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन या नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन में होना चाहिए। यानी कि हमको ओवरऑल हिस्ट्री तो पढ़नी ही है, जो हमारे हिस्ट्री के तीनों पोर्शन है। मैं आप सबको अलग अलग तीनों पोर्शन के सिलेबस, टॉपिक सब बताऊंगा। अभी ये इंट्रोडक्टरी क्लास है चूंकि, ठीक है, तो हम बहुत बेसिक चर्चा कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो तीन जो भाग हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, हमको ये तीनों तो पढ़ने ही है, लेकिन ज़्यादा फोकस कहाँ पर हो जाएगा आधुनिक में? नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन, फिर मेंस में तो उसने लिखा ही हुआ है भारत का आधुनिक इतिहास। यानी मुख्य परीक्षा के अंदर सारा फोकस ही कहाँ पर है? मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर है। और चौथा पोर्शन हमारा हो जाएगा कल्चर, भारतीय संस्कृति, है ना, इंडियन कल्चर। ये चार पोर्शन हो गए। अब इससे क्या हो गया? हमारी पाठ्यक्रम को लेकर के दिशा बहुत स्पष्ट हो गई है। ठीक है, जब हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं तो ये हमारा पाठ्यक्रम होगा, ये हमारा रोड मैप डिसाइड हो गया है, इस पर हमको आगे बढ़ना है तैयारी के क्रम में। चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा की बात की जा रही हो या मेंस की बात की जा रही है, मुख्य परीक्षा की बात की जा रही है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। नाउ इसके बाद चूंकि मैंने कहा दैट देयर आर टू फ्लैप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। देखो दोस्त, मैंने बार बार कहा हुआ है, बच्चे जितने भी देख रहे हैं, कि एकेडमिक्स और प्रतियोगी परीक्षा में जमीन आसमान का अंतर होता है। अंतर क्यों होता है? क्योंकि एकेडमिक्स के अंदर जब आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए 100 बच्चे क्लास के अंदर हैं, 100 बच्चे एग्जाम देते हैं, 100 के 100 बच्चे पास हो सकते हैं,
आपको जो न्यूनतम मार्क्स है वो लाने हैं और आप पास हो जाएंगे, आप अगली क्लास की ओर बढ़ा दिए जाएंगे। जबकि कंपटीशन में ऐसा नहीं होता। प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा किसी भी स्तर की हो, वो चाहे यूपीएससी हो, चाहे वो नीट जेई हो, या कोई किसी भी और स्तर की क्लैट हो, या फिर एसएससी की परीक्षा हो, कोई राज्य की परीक्षा हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे चाहे एग्जाम 100 दे रहे हो या 1000 दे रहे हो, उससे मतलब नहीं है। वहां पर जितनी वैकेंसी है, जितनी पोस्ट है, उतने ही बच्चे पास होंगे। यानी कि उसमें कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है कि इतने नंबर ले आए तो पक्का सिलेक्शन। नो, मिनिमम क्राइटेरिया है, इतना लाओगे तो आपके सिलेक्शन के बारे में सोचा जाएगा। ठीक है, इसलिए कंपटीशन के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए हमको थोड़ा सा अधिक सतर्क रहना पड़ता है। अपनी जो कॉम्पिटिटिवनेस है, प्रतियोगिता करने की क्षमता, उसमें थोड़ी सी अधिक वृद्धि करनी पड़ती है। रणनीति के स्तर पर हो जाए, पीवाईक्यू के स्तर पर हो जाए, किन टॉपिक्स पर अधिक जोर देना है, ये सब सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी क्रम में अगर हम प्रारंभिक परीक्षाओं की बात करते हैं, तो प्रारंभिक परीक्षाओं में अब तक इतिहास से सवालों की अगर हम बात करते हैं, तो एक औसत हमको देखने को आता है कि लगभग 30 के आसपास सवाल हर वर्ष लगातार प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इतिहास से बात मैं कर रहा हूँ, इसमें मैं बिहार जीके अभी नहीं जोड़ रहा हूँ, यानी बिहार का इतिहास नहीं जोड़ा जा रहा है। 30 का औसत है। किसी साल ये 25 सवाल भी रहे हैं, 29 सवाल भी रहे हैं, और 31 सवाल भी गए हैं, 33 सवाल भी गए हैं। ठीक है, यानी कि ओवरऑल प्रारंभिक परीक्षा में 150 में से बहुत बड़ा भाग है, सवाल है जो कहाँ से पूछा जा रहा है, इतिहास से पूछा जा रहा है। तो मेरा उद्देश्य आपको लालच देना नहीं है कि आपको नहीं हिस्ट्री पढ़नी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको इम्पॉर्टेंस समझनी है विषय की, कि मुझे किस विषय पर कितना फोकस करना है, क्यों करना है। पाठ्यक्रम बता रहा है, पीवाईक्यू बताएगा कितना फोकस करना है, पाठ्यक्रम बताएगा किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। ठीक है ना। अगर आप 10 घंटे कुल पढ़ने के लिए हैं आपके पास, उदाहरण के लिए, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है आपको बड़ा समय किसमें देना होगा, उन विषयों में जिन विषयों से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति, द ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है। अब उस पर टॉपिक क्या होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, सिलेबस, पाठ्यक्रम। ओके, सो ये एक औसत है, आपको इजीली ये विजिबल हो रहा होगा। पिछले 10 सालों की हम बात करें, 70th पीपीएससी भी जो हुआ है उसमें भी जो औसत आया है वो भी 30 का ही आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बात की है प्रारंभिक परीक्षा और मेंस मुख्य परीक्षा के पहले सिलेबस की, पाठ्यक्रम की, एंड देन वी विल डिस्कस एंड वी जस्ट गिव गोइंग विद द डेटा ऑफ पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, मेंस में या ऑप्शनल में अभी मैं उसके सवालों पर नहीं जा रहा हूँ। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े उससे पहले, चूँकि इतिहास हम पढ़ रहे हैं, इतिहास हम शुरू करने वाले हैं, तो एक शानदार सी कोटेशन मुझे मिली जो मैंने यहाँ लगाई हुई है। थोड़ा सा इसको पढ़िए, इसको समझने का प्रयास करिए, क्या कहना चाह रही कोटेशन ये बताइए जी। तो कोटेशन कह रही है, पीपल विदाउट द नॉलेज ऑफ देयर पास्ट, हिस्ट्री, ओरिजिन एंड कल्चर इज लाइक अ ट्री विदाउट रूट्स। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसको अपने इतिहास, अपने भूत, पास्ट, अपने इतिहास, अपनी उत्पत्ति, ओरिजिन एंड कल्चर और संस्कृति की जानकारी नहीं है, जिसको अपने इतिहास, अपने उत्पत्ति और अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं है, वो एक ऐसे पेड़ के समान है जिसमें जड़ें नहीं हैं, या बिना जड़ के पेड़ के समान है। यानी कि बिना जड़ का पेड़ बहुत लंबा सरवाइव नहीं करता है। आपने कहावत सुनी होगी ना कि आप जड़ें खोद दो, पेड़ तो अपने आप खत्म हो जाएगा। जब मराठा साम्राज्य के अंतर्गत प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ का निधन होता है, उसके बाद अगले पेशवा का चुनाव होना था, और बालाजी विश्वनाथ का युवा पुत्र 19-20 साल का बेटा
वो दरबार में आकर के कहता है कि मुगल बादशाह की जड़ें कमज़ोर हो चुकी हैं, हमें केवल जड़ों पर प्रहार करना है, बाकी पेड़ तो अपने आप गिर जाएगा। He emphasized to attack on the roots of the Mughal Empire. इसका मतलब अगर जड़ें कमजोर हैं तो पेड़ बहुत लंबे समय तक टिका नहीं रह सकता। सेम व्यक्तियों के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर उनको ज्ञान नहीं है अपनी इतिहास का, उत्पत्ति का, संस्कृति का, फ्रॉम द थिंग्स विच दे आर बिलोंग टू, जिन चीज़ों से वो संबंधित है उनका मूल क्या है, इसकी जानकारी नहीं है तो मुश्किल होती है। और इसलिए इतिहास हमको पढ़ना चाहिए। और आपको तो इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि भैया आपको बीपीएससी निकालना है, आपको एसडीएम बनना है, आपको डीएसपी बनना है, या आपको कोई ऐसा पद प्राप्त करना है और सिलेबस में है तो पढ़ना ही है। ठीक है, चलिए। तो अब मैं अभी यहाँ पे कुछ ग्लिम्सेस दे रहा हूँ, ये इंग्लिश में दिख रहा है। इसका मतलब अगर कोई बच्चे हिंदी के हैं जो क्लास देख रहे हैं, अभी बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि इंग्लिश में होगा, नहीं। हमारी ये क्लास बाइलिंगुअल है। इट मीन्स कि ईच एंड एवरीथिंग, सभी कॉन्सेप्ट, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो टर्मिनोलॉजी हो, उन सबको हम दोनों ही भाषा में समानांतर रूप से कवर करेंगे। मैं यहाँ पर अभी जो चर्चा कर रहा हूँ, इतिहास की शुरुआत कैसे होती है। तो आज से तकरीबन 6 अरब वर्ष पूर्व, जब दुनिया की संपूर्ण ऊर्जा, द होल एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड एंड द मैटर, संपूर्ण पदार्थ एक बिंदु पर केंद्रित थे, उस बिंदु में हलचल प्रारंभ होती है और एक विस्फोट होता है, जिसको कहा गया बिग बैंग, महाविस्फोट। और उस महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड बनने की शुरुआत होती है। आज से 13.5 अरब वर्ष पूर्व ये घटना हुई। ब्रह्मांड बनने की शुरुआत होती है, ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगाएं बनती हैं। तो तकरीबन 6 अरब वर्ष पूर्व ये प्रक्रिया शुरू होती है, आकाश गंगाओं का निर्माण होना, उसके अंदर तारों का निर्माण होना, उसमें ग्रहों का निर्माण होना, और इसी क्रम में एक ग्रह पृथ्वी का भी निर्माण होता है। धीरे धीरे विकास के क्रम में अरबों, करोड़ों, लाखों सालों के अंतर्गत इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होती है। प्रारंभ में ऐसे जीव आए जो बिना रीढ़ की हड्डी वाले, विदाउट वर्टिब्रेट्स हुआ करते थे। धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी वाले जीव, जमीन पर चलने वाले जीव, पानी और जमीन दोनों पर रहने वाले जीव, 2 पैरों वाले जीव, 4 पैरों वाले, ऐसे अलग अलग प्रकार के जीव, रेप्टाइल्स, सरीसृप, उभयचर, एम्फीबियंस, ऐसे अलग अलग तरह के जीव आते चले गए। इसी क्रम में मनुष्य नाम के जीव की भी उत्पत्ति होती है, होमो सेपियंस। ये शब्द हम में से अधिकतर बंधुओं ने सुना होगा। ये जो होमो सेपियंस की यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है, कि किस प्रकार चार्ल्स डार्विन, जो एक बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति, इस नाम से पुस्तक है। उसमें वो लिखते हैं, बताते हैं कि कौन हमारे पूर्वज हुआ करते थे, किस प्रकार अलग अलग कालक्रम से होते हुए मनुष्य के रूप में जन्मा नहीं, विकसित हुआ, इवॉल्व हुआ। वी आर इवॉल्व्ड फ्रॉम द प्रीवियस वर्जन्स, फ्रॉम द प्रिमिटिव वर्जन्स। और ये प्रक्रिया लाखों करोड़ों वर्षों की रही है, एक दिन में नहीं हो गई है। ठीक है, तो अभी मैं उस भूगोल वाले डिटेल में नहीं जा रहा हूं। फिलहाल जब से मनुष्य के इतिहास की शुरुआत होती है, इतिहास से कितने पार्ट हैं, प्रागैतिहासिक इतिहास, बाकी सब, इस सब की चर्चा भी हम बाद में करेंगे। मैं यहाँ पर आपको केवल 2 टॉपिक्स का ग्लिम्सेस दे रहा हूँ। एक, जो इतिहास का सबसे पहला भाग होता है, पहला भाग है जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक इतिहास, यानी कि प्री हिस्टोरिक फेज। ये वो फेज हुआ करता था, ये वो समय हुआ करता था, द वर्ल्ड इज प्री
हिस्टोरिक फेज। प्रागैतिहासिक इतिहास। प्राग बेसिकली प्राग से बना है, प्राग मतलब होता है प्राचीन, और ऐतिहासिक यानी कि इतिहास से पहले, प्री हिस्टोरिक, बिफोर हिस्ट्री, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, प्रागैतिहासिक, अभी आपको डेट्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है, मैं चाह रहा हूँ आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें इतिहास को लेकर के। तो ये वो समय हुआ करता था जब इस पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखना, द सर्वाइवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, अस्तित्व को बचाए रखना ही बहुत महत्वपूर्ण था। ऐसे समय में मनुष्य सामान्यतः सरवाइव करने के लिए, अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जंगलों, नदियों के आसपास बनी गुफाओं में रहते थे। नदी, आप लोगों ने सुना होगा, नदियां जो होती हैं दे आर क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, नदियों को सभ्यताओं का पालना कहते हैं। अधिकतर सभ्यताओं का विकास कहाँ पर हुआ है? नदियों के किनारे उनका विकास हुआ है। दिस कैन बी एनी सिविलाइजेशन, चाहे वो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट इवॉल्व्ड ऑन द बैंक ऑफ इंडस, जो सिंधु के किनारे विकसित हुई, गंगा जमुना के महत्व हम जानते ही हैं। चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, इजिप्ट की सिविलाइजेशन हो, चाहे वो बेबीलोनिया, चाहे वो चीन की हुआंगहो हो, ये सब नदियों के किनारे विकसित हुई है। हम जब बात करेंगे मिस्र की सभ्यता की, द सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, हम कैसे छोड़ देंगे नाइल रिवर के बारे में, नील नदी के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। हम जब बात करेंगे द सिविलाइजेशन ऑफ चाइना, चीन की सभ्यता के बारे में, तो हमको हुआंगहो रिवर, येलो रिवर की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। तो उस समय भी प्रागैतिहासिक काल में, यानी इतिहास से पहले के काल में, मनुष्य अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए नदियों के किनारे पाए जाने वाले अलग अलग प्राकृतिक रूप से निर्मित गुफाओं में रहते थे या उसके आसपास में रहते थे। क्योंकि मनुष्य की आवश्यकता क्या थी? दो बड़ी आवश्यकता थी। देयर आर टू बेसिक रिक्वायरमेंट्स एट दैट टाइम। वन इज अपने आप को जिंदा बनाए रखना, दूसरा पेट पूजा, पेट भर जाए। और इसके लिए मनुष्य उस समय दो तरह की एक्टिविटीज करता था। नंबर एक, शिकार, हंटिंग, और जो जीव उसको दिख रहे हैं, जिसको वो पकड़ सकता है, मार सकता है, मार के खा सकता है, एक। दूसरा गैदरिंग, यानी कि वहाँ पर जंगल में जो चीज़ें हैं उसको इकट्ठा करना, एकत्र करना। ओके, तो एट दैट टाइम जंगल में ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल प्राकृतिक रूप से बहुत सारे फल, फूल, बीज होते हैं जिसको मनुष्य खा सकता है, खाता रहता है। अब तक खाते हैं हम लोग, हम फल खाते हैं, हम बहुत सारे फूल खाते हैं, गोभी का फूल है ना, और हम बहुत सारे बीज भी खाते हैं, अलग अलग जो तमाम तरह के जो ड्राई फ्रूट्स हैं और बाकी सब चीज़ें होती हैं। तो उस समय गैदरिंग एंड हंटिंग, यानी कि शिकार करना और संग्रह करना, इसके माध्यम से मनुष्य सर्वाइव करता था। अब ये दोनों पर्पज पूरा करने के लिए, गैदरिंग हंटिंग करने के लिए और खुद के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, मनुष्य को कुछ हथियारों के, कुछ टूल्स की, कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती थी। दीज उपकरण, दीज टूल्स आर नॉन एज पैलियोलिथिक टूल, यानी कि प्राचीन समय में जो टूल्स मिलते थे इसको हम पूरा पाषाण टूल कहते हैं। ओवरऑल इस पूरे कालखंड को ही हम क्या कह देते हैं? स्टोन एज या पाषाण काल। अब क्यों कहा गया है इसको पाषाण काल? बिकॉज एट दैट टाइम मनुष्य के आवश्यकता के जो उपकरण होते थे वो किससे मिल रहे थे? उसको पत्थरों से मिल रहे थे। पत्थरों के उपयोग से वो इन उपकरणों को बनाता था, जिसके माध्यम से वो शिकार भी करता था, जिसके माध्यम से स्वयं के अस्तित्व पर अगर कोई हमला हो उससे बचता था वो। ठीक है, तो इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। अभी मैं ना इन टूल्स के नामों पर जा रहा हूँ, ना उनका जिक्र कर रहा हूँ। पाषाण काल, मनुष्य की सभ्यता आगे बढ़ती है, धीरे धीरे मनुष्य पत्थर के साथ और धातुओं की खोज करता है कि उन धातुओं का भी उपयोग करके हम कुछ उपकरण, कुछ टूल्स, कुछ हथियार बना सकते हैं। और यहीं से शुरू हो जाता है फिर मेटल एज, धातु काल।
और धातु में हमको जो पहला फेज देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग। कौन सा फेज देखने को मिलता है? ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग। उससे पहले एक युग और भी आता है जिसको हम कहते हैं ताम्र पाषाण काल, चाल्कोलिथिक एज। कांस्य युग, कांसा। अब क्या हो रहा है, जब मनुष्य ने एक और धातु ढूंढी, उस धातु का भी उसने पत्थर के साथ उपयोग करना शुरू किया। हम कुल्हाड़ी देखते हैं, कुल्हाड़ी में क्या होता है? लोहे की कुल्हाड़ी है और उसमें उसका जो हत्था लगा हुआ है, जो होल्ड लगा हुआ है, वो लकड़ी का लगा हुआ है ना। ये उपयोग हो गया ना, जॉइंट उपयोग हो गया। इसी प्रकार मनुष्य ने एट दैट टाइम सबसे पहले जो धातु ढूंढी मनुष्य ने, वो कौन सी ढूंढी? वो ढूंढी तांबा, कॉपर। एंड दैट्स वाई कॉपर इज होली मेटल फॉर द लार्जर पोर्शन ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, वो एक पवित्र धातु सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले हमको वही मिली थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर मनुष्य ने एक और धातु ढूंढ ली है, तो पत्थर और धातु के संयोजन से नए हथियार बनाए। उसके बाद मनुष्य ने एक और धातु ढूंढी, ब्रॉन्ज। दो अलग अलग धातुओं को मिला करके कुछ मजबूत धातु बनानी शुरू की। अब क्या हो गया, धातुएं मिल गई हैं, धातु को गला करके उससे हथियार बनाना, उन हथियारों को मारना, उपयोग करना आसान है, उसके लाभ ज़्यादा हैं। यानी मनुष्य क्या हो रहा है? इवॉल्व हो रहा है, विकसित हो रहा है। और कभी पाषाण युग और पत्थरों के हथियार और गुफाओं में रहते रहते मनुष्य ने विकास करना शुरू किया। ये विकास कई कई पीढ़ियों में हुआ है, कई कई 100 सालों में हुआ है, एक झटके में पीढ़ियां नहीं बदली हैं। ठीक है, और इस क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते फिर हमको देखने को मिलता है कि मनुष्य जो जंगलों में रह रहा है, जो शिकार कर रहा है, जो संग्रह कर रहा है फल फूल पौधों का, जो गुफाओं में रह रहा है, जो पत्थर के हथियारों के उपयोग से कच्चा मांस ही खा रहा है, वो मनुष्य धीरे 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 आगे बढ़ते हुए एक सभ्यता की ओर पहुंच जाता है। और भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में, इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वी फाउंड द फोर्थ सिविलाइजेशन, पहली सभ्यता जिसको हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी के लिए अलग अलग और भी नाम देखने को मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, ऑल दीज वेरियस नेम्स। ओके, तो मनुष्य ने शुरुआत की है कहाँ? पत्थरों से। मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और फिर वो पहुंचता है सभ्यता के स्तर तक। मैं अभी ना आपको सभ्यता पढ़ाने वाला हूँ, ना मैं अभी आपको स्टोन एज पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको ग्लिम्सेस दे रहा हूँ। और इस प्रकार यहाँ से बढ़ते बढ़ते शुरू में कुछ गांव, कुछ गांवों का समूह, फिर छोटे छोटे स्टेट, छोटे छोटे जिले, छोटे छोटे राज्य, और फिर बड़ी सभ्यता, गुफाएं, और फिर बड़े महल। ये मनुष्य के विकास की क्रम है। ठीक है, ये एक शहर का प्रारूप है। तो जहाँ मनुष्य किसी नदी के किनारे, चाहे वो नर्मदा नदी हो, सिंधु नदी हो, नदी के किनारे गुफा में रह रहा था, वही मनुष्य अब एक शहर बसा चुका है। उसमें सुरक्षित दीवारें बनी हुई हैं, उसके अंदर महल बने हुए हैं, अलग अलग फ्लोर के महल बने हुए हैं। उसके अंतर्गत ये आप देख, ये अवशेष है हड़प्पा सभ्यता की। ये तो वो है जो जमीन के अंदर धंसा हुआ, दबा हुआ बचा रह गया, जो टीला खोद करके निकाला गया है। कभी जब ये पूरा खड़ा रहा होगा तो कितना भव्य रहा होगा। तो जो मनुष्य की जो पूरी यात्रा रही है यहाँ तक पहुँचने की, ये पूरी यात्रा ही इतिहास है। ये पूरी शानदार जर्नी ही इतिहास है। किस प्रकार आपके पिताजी, फिर उससे पहले उनके पिताजी, उससे पहले उनके पिताजी, उनके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी, उनके समय का काल कैसा था, उनके समय राजनीतिक हालात कैसे थे, इकोनॉमी कैसी थी, उनके मनोरंजन के साधन क्या हुआ करते थे, उनके कपड़े कैसे हुआ करते थे, खाली समय के अंदर वो क्या करते थे,
उनका रोजगार, उनकी नौकरी, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं, रीति रिवाज, किस प्रकार ये बदलता चला गया है, इस सबको पढ़ना ही इतिहास है। हम वर्तमान में प्रधानमंत्री देखते हैं, हम वोट डालते हैं, हम एमएलए देखते हैं, राष्ट्रपति देखते हैं, सेना प्रमुख देखते हैं, मशीनें देखते हैं, तब कैसे हुआ करती थी, तब शासन चलता कैसे था, क्या तब भी ऐसे ही कानून बनते थे, कौन सी बॉडी थी उसके लिए, क्या संसद थी, विधानसभा थी या नहीं थी। जब इन सब चीजों को हम समग्र रूप में पढ़ते हैं उसको इतिहास कहते हैं। तो कक्षाओं में आगे हम इन सबको ऐसे ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से फिर मैंने इसीलिए आज किसी तथ्य की बात नहीं की है, मैंने कोई आपको बिंदु नहीं लिखाया, मैंने किसी सिलेबस की बात नहीं की है, हालांकि वो सब बात की जाएगी क्योंकि उसके बिना तो इतिहास का शिक्षण पूरा ही नहीं होगा। तो हमको एक लेक्चर प्लान भी लिखना पड़ेगा, हमको अलग अलग टॉपिक लिख करके फिर उन टॉपिक की डिटेलिंग करनी पड़ेगी, उसमें कुछ तथ्य आएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे, सबकी चर्चा करनी होगी। ठीक है, तो ये मैंने एक बेसिक ग्लिम्पसेस दिया है। अब क्लास करते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे नंबर 1, ना केवल तथ्य पर फोकस करना है बल्कि कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, संकल्पना पर फोकस करना है, अवधारणा पर फोकस करना है। यानी कि हम जब बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की तो ठीक है, इस कालखंड से इस कालखंड में हुई, ये उसके प्रमुख शहर हैं और ये उसकी राजधानी थी, इस नदी के किनारे थी, ये ठीक है, ये एक बात हो गया। दूसरा, उनकी सामाजिक विशेषताएं क्या थी, उनकी आर्थिक विशेषताएं क्या थी, कैसे काम वो लोग करते थे, किस प्रकार उन्होंने अपने शहर का नियोजन किया। जब हम देखते हैं कितनी शानदार सड़कें बनी हुई हैं, कैसे बनाई उन्होंने, ये स्ट्रक्चर आज से 5000 साल पहले किसी ने बनाया है, अभी भी हमारे गांव में से नहीं मिलते हैं बने हुए इतने शानदार तरीके से, तो उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी हमको, है ना। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। तो अलग अलग पहलुओं को पढ़ना एक बात। दूसरा, चीज़ों को हमें आपस में इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि एक दूसरे से जोड़ करके पढ़ना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, हम जब पढ़ रहे होंगे कि भाई अशोक का राज्य हुआ करता था, या हम पढ़ रहे होंगे गुप्त साम्राज्य, हम बात कर रहे होंगे हर्षवर्धन की, तो उस समय केवल वही राज कर रहे होंगे ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा भारत है। और तब तो भारतीय उपमहाद्वीप हुआ करता था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसको हम आज भारत कहते हैं। जो पॉलिटिकल बाउंड्री भारत की है, ये तो अभी 75 साल पहले से है, 1947 के अंदर बनाई गई है। उससे पहले क्या, क्योंकि इतिहास तो हमको उससे पहले का पढ़ना है। तो जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं, अफगानिस्तान कहते हैं, जिसको आज हम नेपाल, भूटान, बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान के ऊपर ईरान, इराक, ये तमाम चीज़ें तब ये सब एक हुआ करते थे, क्योंकि तब राजनीतिक सीमाएं नहीं थी तो बहुत छोटी थी, है ना। और हमको तो इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास पढ़ना है, यानी कि हिमालय से लेकर के हिंद महासागर के बीच में जो पूरी जमीन फैली हुई है, अरब के रेगिस्तान तक, इधर इंडोनेशिया के पेनिनसुला तक, मलय के प्रायद्वीप तक, इस सब का अध्ययन हमको करना है। यहाँ पर कैसे विकास हुआ है सभ्यता का, कैसे इतिहास आगे बढ़ा है, कौन कौन से साम्राज्य बने हैं, क्या करते थे वो लोग, भाषा कैसे आगे बढ़ी है, आर्किटेक्चर कैसे आगे बढ़ा है, कब कब कौन कौन सी जातियाँ, विदेशी जातियाँ यहाँ पर आती रही, क्या कारण था उनके आने का, किससे संघर्ष हुआ, संघर्ष में कौन विजयी हुआ है, किसने नए तरीके से शासन स्थापित किया, क्या उसने नया प्रयोग किया, ये सब लोग ईश्वर को मानने वाले थे या नहीं मानने वाले थे, उसका प्रकार कौन सा हुआ करता था, कौन कौन से धर्म आए, उनकी फिलॉसफी क्या हुआ करती थी, इस सब का विस्तृत अध्ययन इतिहास है। तो बहुत शानदार कहानी है ये, ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे अगली कक्षा में। आपको 2 बातें ध्यान रखनी मैंने बताई है अभी, कि तथ्य और कॉन्सेप्ट साथ साथ, प्लस में जो मैंने बोला कि विषयों को कनेक्ट करके पढ़ना है। इसका कनेक्शन भूगोल से स्थापित करना पड़ेगा, इसका कनेक्शन थोड़ा बहुत अर्थव्यवस्था से स्थापित करना पड़ेगा। क्या कारण है कि दुनिया के तमाम देश हमसे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। मैं अभी हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में गया था, तो मुझे पता लगा वहाँ पर आर्मेनिया से कुछ सूर्य पूजक आए हुए हैं जो सूर्य की पूजा करते हैं, और वो भारत से खुद को बहुत अच्छे से जोड़ते हैं। मैं हाल ही में अरुणाचल प्रदेश गया, तो वहाँ पर जो एयरपोर्ट है उसका नाम है डोनी पोलो एयरपोर्ट। मैंने पूछा एक विद्यार्थी से क्या मतलब होता है इसका, उसने बताया डोनी पोलो मतलब सूर्य और चंद्रमा। ये हमारे सबसे प्रमुख देवता है, क्योंकि वहाँ ट्राइब्स हैं, आदिवासी हैं, जनजातीय हैं,
तो कह रहे हम सबसे ज़्यादा पूजा इन्हीं की करते हैं, किसके? सूर्य और चंद्रमा की, क्योंकि वो इजीली दिखते हैं, वो प्राकट्य देवता है, उनके सामने दिखने वाले देवता हैं, उनके गॉड हैं, उनके ईश्वर हैं, ऐसा। ठीक है, इसे भी पढ़ना पड़ेगा। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, अलग अलग मत पंथ, सनातन, इस्लाम, सिख, भक्ति आंदोलन, ये सब पढ़ना पड़ेगा हमको। ठीक है, ये सब पढ़ना है। कुछ मूलभूत नोट्स भी बनाने पड़ेंगे आपको, कुछ नोट्स हमारी ओर से दिए जाएंगे, कुछ नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे तो भैया सीधी सी बात है, कुछ टेस्ट भी होगा उसका, तो आपको टेस्ट भी करने होंगे, कुछ उत्तर भी लिखने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें मिलकर के हमारे विषय को पूरा करेंगी और हम एक शानदार एस्पिरेंट के रूप में डेवलप होंगे, वो एस्पिरेंट जो सिलेक्शन की बात कर रहा होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।